दोस्तों नमस्कार। कुछ खबरें हमें प्रभावित करती हैं और प्रभाव सही तरीके से सही मायने में आना भी चाहिए, लेकिन प्रभावित होने से पहले विश्लेषण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के इस वीडियो में एक विश्लेषण हम करेंगे। पहले से जो एनालाइज किया गया उसको एनालाइज फिर हम करेंगे आप और हम मिलकर, और वो इसलिए भी क्योंकि नीट यूजी 2024 से बहुत सारे एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं। लाखों बच्चे इस देश में नीट का एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं। एनएमसी ने पिछले दिनों अपना एक सिलेबस जारी किया था, उसके बाद में कई तरीके की उठापटक और कई कवायदें जो हैं वो शुरू हो गई थी। कई सारी चीजें जो हैं वो बड़ी तेजी से बदली थी, लोगों ने अपने अपने कयास लगाए थे। तब भी हमने बहुत सलीके से इस बात का खंडन करते हुए, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देते हुए कहा था कि आपको यथावत स्थिति में रहना चाहिए और जो मेजर जो चीजें रिमूव कर दी गई या हटा दी गई हैं उनको एक बार के लिए होल्ड रखना चाहिए, बाकी आपको पढ़ना चाहिए। तो आज एक अखबार की खबर का विश्लेषण हम करेंगे जो ये कहता है कहां से क्वेश्चंस आएंगे, किन टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, उनके एक्सपर्ट्स की अपनी क्या राय है और हम लोग जो इस फील्ड में लगे हुए हैं उनकी क्या राय हो सकती है। बच्चों, आप और हम मिलकर एक खबर की पड़ताल करते हैं, देखते हैं कहां कितनी बातें सटीक और सही है, क्योंकि आप ये जानते हैं तथ्यात्मकता के साथ बात करना, फैक्ट्स के साथ बात करना हमारी प्रायोरिटी है। मैं मल्डोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आइए बात करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले तो एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, आज की प्रेरणा इसमें लिखा है दैनिक भास्कर की एक पड़ताल है, खबर है। दैनिक भास्कर ने एक मुहिम चलाई है, एक सीरीज लॉन्च की है, नीट यूजी 2024। मुझे पता है दिवाली की छुट्टियों का दौर है, आप सबको दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सब लोग घरों पे अपने जाएंगे, इधर उधर से समाचार पत्र पढ़ेंगे, तो आप पर इस खबर का असर जरूर आएगा, लेकिन इस असर को कितना असर होने देना है इसकी बात करते हैं। चुनौतियां जीवन को अधिक रुचिकर बनाती हैं और उनसे जीतना उतना ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। अच्छी बात लिखी है। इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एजुकेशन भास्कर है और एजुकेशन भास्कर का ये टाइटल आप देख पा रहे होंगे, नीट यूजी बायोलॉजी 2024 सिलेबस एनालिसिस। तो नीट यूजी 2024 का सिलेबस एनालिसिस ये क्या कहता है, भास्कर ने अपने एक्सपर्ट्स की सलाह ली होगी और डेफिनेटली इन एक्सपर्ट्स का कोई अपना तर्क होगा। तो सबसे पहले नीट यूजी 2024 के बायोलॉजी सिलेबस की बात यहां की जा रही है। ये कह रहे हैं नीट में स्पर्धा बढ़ रही है, नए प्रश्न पैटर्न और सिलेबस को समझना जरूरी है। डेफिनेटली ये मैं क्लासेज में भी बार बार कहता रहता हूं कि इस एग्जाम की एक स्ट्रेटेजी है, उसको जो है वो समझना आपके लिए क्या काफी ज्यादा जरूरी है। तो एक तो सबसे जरूरी बात, जो आजकल पेपर का पैटर्न है जो पिछले 2-3 सालों में लगातार परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, उस बदलते हुए पैटर्न के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की जरूरत है। पुराने ढर्रे के सवालों के बजाय बच्चों नए सिरे से सवाल आपको जो है, नए क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। और इसी के लिए कौन से टाइप के नए सवाल किए जा सकते हैं मैं अक्सर बात करता रहता हूं। आइए टॉपिक वाइज इसका जो एनालिसिस है उस पर आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा गया नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने नीट यूजी 2024 के लिए सिलेबस में कुछ बदलाव किया था, कुछ टॉपिक्स जोड़े गए हैं, कुछ हटाए गए हैं। यूनिट से कुछ टॉपिक जो है वो बेसिक हैं, इन्हें पढ़ना जरूरी है, सबको छोड़ना नहीं चाहिए। तो पहले दिन ये बायोलॉजी के सिलेबस का विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए अच्छा वाला हिंदी में लिखा है, हम बात करेंगे, आप हिंदी अच्छी ही जानते होंगे और अगर आप नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम यहां दे रखा है डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। बच्चों यूनिट नंबर 1 है, क्लास 11th आपको दे रखा है। ये 11th की जो एनसीईआरटी है, इस 11th की एनसीईआरटी की डिटेल यहां मेंशन की है और इस 11th एनसीईआरटी में देखिए आपको क्या दिया है, डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में जो हटाएगा 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, आर्कीबैक्टीरिया जो था वो पहले से था, इसके अलावा यू बैक्टीरिया के भी जो 2 डोमेन डिफाइन कर दिए गए थे, वो जो डोमेन डिफाइन किए गए थे उन डोमेन्स को अब जो है वो रिमूव कर दिया गया है। तो 3 डोमेन ऑफ लाइफ ये हटा दिया गया। टूल फॉर स्टडी ऑफ द टेक्सोनॉमी, जिसमें ये टेक्सोनॉमिक टूल्स थे, टेक्सोनॉमिक टूल्स टीटी लिख देता हूं मैं, हर्बेरियम थे, जू, बॉटनिकल गार्डन, एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन। बच्चों एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन भले ही हटा दिया गया हो, एंजियोस्पर्म का जो डिस्क्रिप्शन था, लेकिन एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियोलॉजी पूरा आप सिलेबस पढ़ते हैं, इसलिए आप इससे दूर नहीं भागे। कैरेक्टरिस्टिक, फीचर और एग्जाम्पल, मतलब वो जो डायवर्सिटी वाले पोर्शन में एंजियोस्पर्म्स वहां लिखा था उसको वहां से रिमूव किया गया। कोई नया टॉपिक नहीं जोड़ा गया है, ध्यान रखें आप, टॉपिक नहीं जोड़ा गया है। अब मैं आपको सलाह ये दूंगा, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ तो आपको जब किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है तब पढ़ना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। टूल फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, इसके जो बेसिक सवाल हैं पुराने सालों के वो आप सोल्व कर लें, नए सिरे से बहुत ज्यादा इस पे एक्सरसाइज आप नहीं करें। उसके बाद देखो यूनिट 2 है, ये यूनिट 1 थी,
यूनिट सेकंड है बच्चों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आपको पता है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी इसमें आते हैं। इसमें टॉपिक जो हटाए गए, अच्छा कॉकरोच, वहां इंसेक्ट लिखा था एनएमसी के सिलेबस में और उसके ब्रैकेट में फ्रॉग लिख दिया गया था। मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आपको कॉकरोच भी पढ़ना चाहिए और आपको फ्रॉग भी पढ़ना चाहिए जब तक कोई नए सिरे से स्पष्टीकरण नहीं आ जाता। और ये भी मैंने कई बार बात की है, नया स्पष्टीकरण तभी आएगा जब एग्जाम फॉर्म आएंगे, जो बुलेटिन आएगा उस बुलेटिन में सिलेबस मेंशन्ड होता है, उसी को आप फाइनल और ऑथेंटिक सिलेबस माने। इसके अलावा नई फैमिली जोड़ी गई है, मालवेसी, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी का देखिए डिस्क्रिप्शन तो पहले से था लेकिन अब डिटेल्ड एनालिसिस है। लेग्यूमिनोसी, कॉम्पोजिटी, ग्रेमिनी, और ये यहां लिखा गया है फ्रॉग। अच्छा ये इन्होंने मॉर्फोलॉजी के साथ फ्रॉग लिख दिया गया। अब आप समझ सकते हैं ना, अखबार का एनालिसिस है तो ये फ्रॉग और कॉकरोच जो है वो दोनों पढ़े जाने चाहिए। ठीक है, जहां तक लेग्यूमिनोसी की बात है बच्चों, मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि बेसिक जो फैमिली के हैं, सिजलपिनर्डी है, माइमोसाइडी है, दोनों को आपको पढ़ना चाहिए, और इसके अलावा फेबेसी है। ठीक है, उसके बाद अगला है सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन। अच्छा, इसमें जो एनालिसिस है इसको पहले देख लेते हैं। इनका कहना यह है कि नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी पहले से पढ़े हुए टॉपिक्स ना छोड़ें। पहले से पढ़े हुए टॉपिक्स ना छोड़ेगा मतलब सब कुछ ही पढ़ना है। क्लास 12 में रिप्रोडक्शन यूनिट में एक टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस टॉपिक को समझने के लिए हाल में हटाए गए टॉपिक एंजियोस्पर्म को भी पढ़ना जरूरी है। अच्छा, एंजियोस्पर्म का वो जो डाइवर्सिटी वाला पोर्शन है उसके लिए इसने कहा है, उसके लिए इसने ठीक बात लिखी है। वैसे जब भी क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, आपकी टीचर, क्लासरूम का जो आदमी है वो ज्यादा अच्छा इस बात को समझता है कि इस टॉपिक को समझाने के लिए क्या पढ़ाया जाता है। कॉकरोच टॉपिक पढ़ें क्योंकि यह सिलेबस में दिए गए शब्द इंसेक्ट के तहत आता है। तो देखो मैंने कहा था एनएमसी ने जो छापा उसमें इंसेक्ट वर्ड लिखा है, इसलिए कॉकरोच को आपको पढ़ना ही चाहिए, कॉकरोच को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। क्लियर, आगे चलते हैं। अगली यूनिट के हिसाब से ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने अगला लिया है रेफरेंस सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो देखिए सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन पे आते हैं। जोड़ा गया टॉपिक क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, कोई टॉपिक नहीं हटा। तो क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम जो है वो आपको एक तरीके से इस जोड़े गए टॉपिक से आसान सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको पता है 6 कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन जो है एंजाइम के नोमेनक्लेचर सिस्टम को पहले पढ़ा जाता था, अब फिर से आप इसको एक बार जरूर देखें। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी, आपको पता है प्लांट फिजियोलॉजी में बच्चों बड़ा बदलाव हुआ था। प्लांट फिजियोलॉजी जो है, इस फिजियोलॉजी में बड़ा चेंज हुआ है। इसमें मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हटा दिया गया है। तो देखिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स ये कह रहे हैं एक हटाया गया, मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीटली हटाया गया, सीड डॉर्मेंसी हटा दिया गया। मैं फिर आपको कह रहा हूं सीड डॉर्मेंसी आपको नहीं छोड़ना चाहिए हार्मोन वाले पोर्शन में, और इसके अलावा भी कई सारी जगहों पर सीड डॉर्मेंसी आता है। ठीक है, इसके अलावा फोटोपीरियडिज्म डेफिनेटली बच्चों आपको जो है वो पढ़ना चाहिए, कोई टॉपिक नहीं जोड़ा गया है। इन्होंने सीड डॉर्मेंसी, वर्नलाइजेशन और फोटोपीरियडिज्म तीनों को हटाने की बात की है, जबकि फोटोपीरियडिज्म जो है उसको भी आपको पढ़ना चाहिए, कोई टॉपिक जोड़ा नहीं गया, इनका ऐसा कहना है। साथ में ये कह रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर से नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म साइकिल पढ़ना अच्छा है क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को तो हम पहले से डिटेल में पढ़ते आए। बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग आपके सिलेबस का पार्ट है, कहां, 12th की एनसीईआरटी में, तो डेफिनेटली आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। फिर ये कह रहा है कि सीड डॉर्मेंसी, वर्नलाइजेशन और फोटोपीरियडिज्म से परिभाषा पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब डेफिनेशंस जो है वो पूछी जा सकती है। इसका सीधा मतलब बच्चों ये है कि आपको बेसिक्स जो है वो पढ़ना ही चाहिए, इन टॉपिक्स का नहीं छोड़ना चाहिए। 11th में फिर आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो टॉपिक है वो हटा दिया गया। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो हटाया गया, सेंस ऑर्गन हटाया गया, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंड ईयर, ऑफ आई एंड ईयर, कान और जो आंख है इसकी बात कर रहा है। तो ये सब हटाए गए, कोई टॉपिक नया नहीं जोड़ा गया। अब आपके जूलॉजी के एक्सपर्ट्स आपको ये जरूर बताएंगे, आपके टीचर्स ने बताया होगा, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन कंप्लीट टॉपिक हटा दिया गया, लेकिन उसको भी थोड़ा सा आप जो है वो जरूर देखें। जैसे इसने लिखा रिफ्लेक्स एक्शन, सेंस ऑफ ऑर्गन, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर टॉपिक्स नर्वस सिस्टम टॉपिक से जुड़े हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी है। इसका मतलब जो हटाया गया उसको सही मायने में आप नहीं छोड़ सकते हैं। इन्होंने भी कई सारे एक्सपर्ट्स की हेल्प लेके डेफिनेटली ये किया होगा, एक आदमी से ये नहीं किया गया होगा, क्योंकि इतना राष्ट्रीय स्तर का अखबार है तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सही काम ही किया होगा और उसी का एनालिसिस हम कर रहे हैं। चीजें कुछ ठीक तथ्यात्मक चीजें हमारे सामने आ रही हैं। ये एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि सिलेबस में से भले ही बहुत सारी चीजें हटा दी गई हों, लेकिन आपको नहीं छोड़नी है। अब देखिए 12th एनसीईआरटी पे आते हैं। 12th की जो एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी की यूनिट्स आपको दे रखी हैं बच्चों।
ये 6 to 10 लिखा है। सबसे पहले बात की गई है रिप्रोडक्शन की, और आपको पता है रिप्रोडक्शन का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर था जो वास्तव में रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स को बताता उसको हटा दिया गया है। तो इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं, इसका कहना ये है। हाँ, वहां स्पेसिफिक एग्जांपल्स वगैरह छोड़ सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एनिमल्स का जो रिप्रोडक्शन आपको दे रखा है उसमें, और प्लांट के रिप्रोडक्शन में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो उनके रिप्रोडक्शन में सारी डिटेल एक तरीके से आपके सामने आती है। तो ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हटाया गया है, कोई नया टॉपिक नहीं जोड़ा गया है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जोड़ा गया। टॉपिक प्रोटीन बायोसिंथेसिस, देखिए प्रोटीन बायोसिंथेसिस जोड़ा गया है, तो प्रोटीन बायोसिंथेसिस पे आप थोड़ा सा ठीक तरीके से चीजों को देखें, ब्रीफ करें। इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो नया टॉपिक जोड़ा गया है। बाकी आपको पता है जेनेटिक और इवोल्यूशन से, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से काफी अच्छे सवाल बच्चों आते रहते हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें इंप्रूवमेंट फूड प्रोडक्शन, आप जानते हैं स्ट्रेटजीज फॉर द प्रोडक्शन एनहांसमेंट जो है वो हटाया गया, और इसके अलावा डेंगू चिकनगुनिया जोड़े गए हैं। ये अवेयरनेस के टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर टिश्यू कल्चर और बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक से जुड़ा है, तो उसमें जो टिश्यू कल्चर आपको दे रखा है वो बायोटेक से जुड़ा हुआ है, मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर जो है बच्चों वो आपको ध्यान रखना चाहिए। डेंगू और चिकनगुनिया से 1-2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये अवेयरनेस वाले टॉपिक हैं, और डिजीज डिस्क्रिप्शन आपको पता होना ही चाहिए। आप जब डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, तो ये भी इसका कहना ठीक है। फिर देखिए लास्ट देखते हैं बायोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसके अलावा इकोलॉजिकल रेफरेंसेज हमें दे रखे हैं। इकोलॉजी जो यूनिट आपकी है वो आपको दे रखी है, आप अच्छे से समझते हैं, इकोलॉजी काफी अच्छा वेटेज रखता है। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, बायोटेक में से भी बच्चों काफी अच्छे सवाल आते हैं। आपको पता है 6 से 7 सवाल सीधे सीधे आजकल उन 2 चैप्टर से आने लग गए हैं। तो यहां वो कह रहा है कि कोई बदलाव बायोटेक में नहीं हुआ है, अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। फिर देखिए इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के पोर्शन में एनवायरमेंटल इशू एक टॉपिक हटाया गया। वो कह रहा है क्या हटाए, हैबिटेट एंड निश, वो जो शुरू में एनसीईआरटी में था आप बिल्कुल नहीं छोड़ें, क्योंकि हैबिटेट और निश के बिना, इकोलॉजिकल निश के बिना आप जो है वो परफेक्टली उस टॉपिक को पढ़ ही नहीं सकते। पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, वो जो इनिशियल स्टेज है उनकी बात ये कर रहा है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये कह रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, ऑक्सीजन रिलीज, एनवायरमेंटल इशू और सब टॉपिक। तो जो ऐसी काम की चीजें थी वो यहां से हटाई गई। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये रेलिवेंसी रखता है, तो आपको इन सब टॉपिक्स को या हटाए गए सब टॉपिक्स को पढ़ के ही जाना चाहिए। वो कह रहा है पॉपुलेशन और इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस में से परिभाषा को अवश्य पढ़ें। इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंतर्गत इकोलॉजिकल पैटर्न पढ़ना जरूरी है। सक्सेशन में आपको पता है हाइड्रो शेयर और जीरो शेयर के एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनवायरमेंटल इशू सब टॉपिक इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जो अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें। बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक ये कह रहा है अब बायोलॉजी में क्या पढ़ें। महत्वपूर्ण टॉपिक इसकी ये भी बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक इनके हिसाब से क्या है। तो देखिए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक इनके हिसाब से क्या है 2024 के लिए संभावित बायोलॉजी प्रश्न, और इन्होंने पुराने पेपर्स को स्टडी करते हुए शायद ऐसा किया है। तो देखिए सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो इन्होंने बताया है इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन से 2023 में क्वेश्चंस कम पूछे गए थे, ठीक है। हालांकि 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली वहां से पूछे जा सकते हैं। और साथ में इन्होंने तो ये भी कहा है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो इसमें आपको बच्चों प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स पता होने चाहिए, डिफ्यूजन पता होना चाहिए, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन जो है इसमें से अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा ये जो इंपॉर्टेंट क्या है इस पे बिल्कुल आप नहीं जाए। हमारा काम ये होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो थ्रू आउट पढ़ना, सब कुछ पढ़ना। तो ये वेटेज जो है उसके हिसाब से इसने लिख दिया कि कहां कहां से क्वेश्चंस ब्रेक हुए, तो आप थोड़ा फोकस्ड हो सकते हैं, लेकिन छोड़ना आपको कुछ नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंटली सारी चीजों को आपको देखना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में इन्होंने कुछ टॉपिक्स जो आइडेंटिफाई किया, जैसे कह रहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस ह्यूमन ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन है, हार्मोनल सिग्नलिंग है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसी में उन्होंने मेंशन कर दिया। इन सब से क्वेश्चंस आते हैं, तो सारा सब कुछ ही तो है। प्लांट फिजियोलॉजी में कह रहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस प्लांट ऑर्गन्स एंड सिस्टम, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम, प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, प्लांट रिप्रोडक्शन। अब प्लांट फिजियोलॉजी पे फोकस करना चाहिए। और संभावित टॉपिक, ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, आप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वेरियस प्लांट पार्ट एंड ऑर्गन सिस्टम तो ठीक कह सकते हैं,
लेकिन रूट सिस्टम की फंक्शनिंग की बात अगर आप करें तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब कंबाइंड हो जाती है यहाँ। तो इन्होंने लिखा भी इसी तरीके से। तो मैं इस पे ज्यादा मतलब आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि इस पे बहुत ज्यादा आप एनर्जी लगाएं। आप सिर्फ जो है वो इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे देखो इकोलॉजी और एनवायरमेंट पे इनका कहना है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी से क्वेश्चन आता है, इकोसिस्टम से आता है, फूड चेन और वेब से आता है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ से आता है और एनवायरमेंटल चैलेंज से आता है। सब कुछ तो आ गया इसमें, इकोसिस्टम चैप्टर है पूरा। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी में सारा सब कुछ इनिशियली आपको पढ़ाया जा रहा है। फूड चेन, फूड वेब्स में तो पूरे इकोसिस्टम की डेफिनेशन है, पूरा इकोसिस्टम है। डाइवर्सिटी जो है उसमें ऐसा लिखा गया है। अच्छा, अब कह रहा है नीट 2024 के पेपर में बढ़ेगी स्पर्धा। नीट 2024 एग्जाम पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल से बढ़ेगी स्पर्धा। तो डिफिकल्टी लेवल इसका बढ़ने की संभावना ही जता रहा है। इस बात को पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि पैटर्न बदलते पैटर्न व बढ़ते प्रतियोगियों की वजह से 2023 में 20 लाख से अधिक छात्रों ने नीट परीक्षा दी थी। ठीक है, 8 लाख से अधिक छात्रों ने कोचिंग संस्थानों से तैयारी की थी। तो 2024 में प्रतिस्पर्धा का स्तर ऊंचा होने की संभावना है। नीट परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है। बीते साल बायोलॉजी के पेपर में 2 नए प्रकार के क्वेश्चन शामिल किए गए, निर्धारण और कारण। ये अजर्सन और रीजन की बात कर रहा है, जो बहुत सिंप्लीफाइड है, अच्छे लेवल के अभी भी नहीं आते हैं। और इसके अलावा दूसरा इसने लिखा है स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड। इसमें देखिए स्टेटमेंट्स में आप तब फंस जाते हैं जब आपसे नंबर पूछ लेता है, बहुत सारे लिखता है और आपसे पूछता है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 2 3 4 5। नंबर में आपको दिक्कत होती है, ए बी सी डी या इस तरीके के ऑप्शन देता है तो आप जुगाड़ बना लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात तो है। तो ये कह रहा है इस प्रकार इस तरह से प्रश्नों ने परीक्षा को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना दिया है। हल करने के लिए छात्रों को 3 से 4 स्टेटमेंट समझने होते हैं। एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट और स्टेटमेंट आधारित और एजर्सन व रीजन आधारित प्रश्न बनाकर पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। साथ ही एप्लीकेशन आधारित सवाल आ सकते हैं, तो कुछ एप्लीकेशन बेस्ड भी हो सकता है। तो इसका अपना एनालिसिस तो यही था कि आप जो है वो एनालिटिकल होकर पढ़े। इस एनालिसिस का यही एनालिसिस है कि ये एनालिसिस 70-80% सटीक बैठता है। किन टॉपिक्स को आप ज्यादा फोकस करें उसमें मुझे नहीं लगा कुछ बहुत ऑथेंटिक बात बताई गई है, लेकिन हाँ जो टॉपिक हटाए गए हैं और जो टॉपिक जोड़े गए हैं उनके बारे में काफी अच्छा यहां लिखा हुआ है। आप भी अगर मेल करना चाहें तो ये nationalnewsroom.db दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन corp.in ये मेल आईडी आपको दे रखी है। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था, आपका अपना चैनल जो ऑथेंटिसिटी ही अपनी प्रायोरिटी रखता है। जुड़े रहिए, प्यार मोहब्बत लुटाते रहिए। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।